हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी मॉम। और आज के इस बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं। बात करें बेटा एनसीईआरटी बेस्ड किटीज पावर नोट्स की। यस, दिस इज अनदर 8 अमेजिंग ब्यूटीफुल सेशन ऑफ परफेक्ट पावर नोट्स। ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये 2-2.5 पेज का छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर तो बड़ा है लेकिन अपन ने उसको 2-2.5 पेज में कन्वर्ट कर लिया है। चलो इस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें फिर दिक्कत जाती है ना। चलो ध्यान से देखते हैं। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस की बात हो रही है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इनहेरिटेंस और उसमें जो वेरिएशन होते हैं कि किस वजह से वो वेरिएशन होते हैं। सही बात है, चलो देखते हैं। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। दैट इज पेरेंट की जनरेशन से लेके प्रोजेनी की जनरेशन में जाना, ये जो प्रोसेस है उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अब वेरिएशन मतलब क्या? इनहेरिटेंस मतलब क्या? देखो, आपके पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन आपके आपके अंदर आ गई, दैट इज व्हाट इज द इनहेरिटेंस। लेकिन आप आपके भाई से, आपके बहन से आप अलग हो, दैट इज व्हाट इज द वेरिएशन। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। सही बात है, आप एक दूसरे से अलग हो, आप आपके पेरेंट्स से भी अलग हो, दैट इज व्हाट इज द वेरिएशन। वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई, आपने देखा होगा कि प्लांट जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो वेरिएशन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। वेरिएशन मतलब क्या है यार? देखो, कुछ कुछ इंडिविजुअल जो बन रहे हैं, प्रोजेनी बन रही है, कुछ ऐसी 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 बन रही है। होता क्या है कि नेचर क्या चाहता है, मान लो यहाँ पे आपके एनवायरमेंट में कुछ बदलाव आ जाए, उसमें अगर भाई सभी एक ही टाइप के रहेंगे तो सभी एक ही साथ खत्म हो जाएंगे। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये इंश्योर करता है कि अलग अलग टाइप की प्रोजीनीज बने। क्योंकि प्रोजीन मतलब आप चांस ले रहे हो बेटा, चांस ले रहे हो कि भाई ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी कम ज्यादा हो गया तो सभी के सभी एक साथ खत्म हो जाएंगे, तो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। इसलिए प्लांट असेक्सुअली रिप्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कंटिन्यू नहीं रखा? उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उन्होंने इवोल्यूशन वाइज अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन। सही बात है। अब साहिवाल काउज इन पंजाब इज डेवलप थ्रू द आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन एंड डोमेस्टिकेशन, ये एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। सही बात। अब यहाँ पे देखो, our ancestor knew about the inheritance of characteristics and variation. They had a very little idea about the scientific basis of this phenomenon. बात हो रही है कि हमें हमारे जो पुराने लोग थे उनको पता था ये चीज है, वेरिएशन होते हैं, लेकिन सिर्फ उनको ये नहीं पता था कि क्यों होते हैं। राइट, तो वो क्यों का जवाब यहाँ पे मेंडेस साहब ने हमें दिया है। लेट्स टॉक अबाउट द मेंडेस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सही बात है। सो मेंडेस परफॉर्म द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन अ पी प्लांट। इन्होंने पी प्लांट पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? दो अलग अलग पेरेंट लेना, उनको भाई वहां पे उनका क्रॉस कराना, कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। 1856 से लेके 1863 लगभग लगभग 7 से 8 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चला। पी प्लांट उन्होंने क्या किया, जो पी प्लांट लिए उसकी बहुत लार्जर साइज लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि 1-2 प्लांट ही लिए या 10-20 प्लांट ही लेने, बहुत ढेर सारा सैंपल साइज लिया। ये पूछा जाता है कि भाई क्यों? उनका एक्सपेरिमेंट दुनिया ने माना, पहले तो नहीं माना लेकिन आगे चल के माना, क्योंकि बड़े साइज पे उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि भाई जो मुझे ऑब्जर्वेशन मिले वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सही बात है। एंड कंफर्म हिज इन्फरेंस ऑन द सक्सेसिव जनरेशन। मेंटल यूज द ट्रू ब्रीडिंग लाइन। सबसे पहले उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट यहाँ पे डेवलप कर लिए थे। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट मतलब क्या? कोई टॉल प्लांट है तो उसके पास वो होमोजाइगस टॉल है, कोई डॉर्फ है, जैसे ये डॉर्फ है तो होमोजाइगस डॉर्फ है, ये टॉल है तो होमोजाइगस टॉल है, तो इसे कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। सही बात है। ओके, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन वन, it is the one that having undergone continuous self pollination shows the stable trait inheritance and expression for several generation. ट्रू ब्रीडिंग लाइन को कैसे डेवलप करना है ये हमने पढ़ा है, स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट इन फूड प्रोडक्शन। हम क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। इन केस ऑफ एनिमल्स हम इन ब्रीडिंग कराते हैं, उसके थ्रू हमें ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स मिल जाती है। सही बात है। ओके, ही यूज द स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल लॉजिक। यहाँ पे बात ये हो रही है कि यहाँ पे मेंडेस साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स का भी यूज किया है। बात हो रही है बायोलॉजी की, लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया है। यहाँ पे देखेंगे कैसे यूज किया। मेंडल यूज द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। राइट, कौन से कैरेक्टर उन्होंने यहाँ पे यूज किए? देखो, स्टेम का हाइट, राइट, स्टेम का हाइट टॉल है या डॉर्फ है, फ्लावर का कलर, उसका पोजीशन, पॉड का शेप और कलर, सीड का शेप और कलर। सही बात है। बेसिकली कुछ बच्चों को इसको याद रखने में जो दिक्कत जाती है, सिंपल है बेटा। देखो, सीड का शेप और कलर क्या है, पॉड का शेप और कलर क्या है। पॉड मतलब क्या है? जिसके अंदर सीड रहती है ना, आपने खाई है,
पॉट की शेप और कलर क्या है ना, फ्लावर का शेप और कलर क्या है, इस तरीके से। और फिर एक ही बचता है कि स्टेम की हाइट, जैसे प्लांट की हाइट टॉल है या डॉर्फ है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे लिखना है सीड, सीड के दो फीचर्स, शेप और कलर। फ्लावर, फ्लावर के दो फीचर, कलर और पोजीशन, है ना। पॉड के दो फीचर, यहाँ पे शेप और कलर। इस तरीके से आप याद रखोगे, आसानी से याद रख सकते हो। मेंडल यूज 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसको आप देखोगे तो दीज आर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड ही यूज द 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटी। तो 14, एक के दो वेराइटी ना, एक के दो है तो 7 के हो गए 14, सही बात है। 14 ब्रीडिंग वेराइटी उन्होंने यहाँ पे यूज किए। इनहेरिटेंस ऑफ अ जीन, मेंडल कॉल्ड जीन एज अ फैक्टर। मेंडल साहब ने जीन को फैक्टर कहा था, उनको ये तो जीन हमने बाद में नाम दिया है। इट डिस्क्राइब द फैक्टर, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है यहाँ पे। इट डिस्क्राइब द फैक्टर एज अ स्टेबल यूनिट है। इट इज अ डिस्क्रीट यूनिट, उसका एक अपना एग्जिस्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सीबीएसई में पिछले साल इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज आर द स्टेबल फैक्टर, मतलब स्टेबल होते हैं ये, है ना। ऐसे नहीं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हो, बीच में उनमें खराबी आ गया, ऐसे नहीं होता है। दे आर स्टेबल एंड दीज आर डिस्क्रीट, मतलब यूनिक फीचर है ये। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज अलील्स। सही बात है। जीन्स विच कोड फॉर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अगर ये हाइट टॉल है तो ये टॉलनेस को हम कैपिटल टी से दिखाते हैं, डॉर्फ को स्मॉल टी से दिखाते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे का अलील है। सही बात है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दीज आर द होमोजाइगस अलील, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस अलील से। ओके, लॉज ऑफ मेंडल के बारे में बात हो रही है। देखो, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वेर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट। जब उन्होंने यहाँ पे क्रॉस किया, उन्होंने यहाँ पे पहले तो टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का क्रॉस किया, तो उनको क्या यहाँ पे दिखा, उनको यहाँ पे दिखा मेंडल ऑब्जर्व दैट द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वेर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, नन वेर डॉर्फ। सही बात है, टॉल और डॉर्फ का क्रॉस करोगे तो हमें टॉल प्लांट्स मिलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ अ डोमिनेंस, दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। दैट इज इन डिसिमिलर पेयर ऑफ अ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर पेयर, that is the other allele, that is recessive allele. Mendel also observed that the recessive parentage is expressed without blending in the F2. उनको F2 में यहाँ पे ये भी दिखाई दिया, उनको 3:1 का रेशियो मिला था। तो उनको ये दिखाई दिया कि जो recessive trait है, it is expressed without any blending in the F2. This is because of the law of segregation of allele or law of purity of gamete. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो रहा है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं होती है। ब्लेंडिंग नहीं होती मतलब क्या, कि आपने कैपिटल टॉल मतलब कैपिटल टी प्लांट लिया, दूसरा लिया आपने स्मॉल टी, दोनों का क्रॉस करा दिया तो आपको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। सही बात है। तो ये यार ये टॉल है ना, ये टॉल है। तो इनका ये कहना था कि कभी अगर आपको डॉर्फ मिल सकता है, कभी टॉल मिलेगा। यहाँ पे तो ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग टॉल ही मिलेगा हमें, लेकिन उनका क्या कहना है कि यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया तो ऐसा मतलब नहीं कि इंटरमीडिएट साइज का ही हो गया, तो इसे कहते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग होके कोई नई चीज नहीं बन रही है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि ब्लेंडिंग नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी उनकी। इसी लाइन की वजह से इनके डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए, क्योंकि उसके पीछे उनके पहले के जो लोग थे वो ये मानते थे कि अगर आपके पेरेंट्स की नाक बड़ी है, आपकी मदर मतलब फादर की नाक बड़ी है, आपकी मदर की नाक छोटी है, तो लोग ये मानते थे कि भाई अब आपको जो नाक आएगी, आपका जो नाक आएगा, जो नोज होगा वो इंटरमीडिएट साइज का होगा, दोनों का एवरेज होगा, तो दैट इज ब्लेंडिंग होगी। यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक तो क्या भाई, एक तो लंबी लाख रहेगी, नहीं तो छोटी रहेगी, दोनों का मिलकर नया नहीं बनता है। ये बात हो रही है, मैंने एग्जांपल बताने के लिए बात की यहाँ पे, ये बात हो रही। सो टेस्ट क्रॉस नाउ टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट एट द F2। अब इनको क्या हुआ था यार, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पे, तो इनको क्या मिला था, इनको कैपिटल टी मिला, इनको कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, स्मॉल टी मिला। सही बात है। तो यहाँ पे तीनों यहाँ पे डोमिनेंट आ गए थे, F2 जनरेशन जो उन्होंने यहाँ पे मिली थी। तो डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट एट F2, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम द F2 विथ अ डॉर्फ प्लांट। अब ये जो तीनों हैं, तीनों टॉल हैं, लेकिन मेंडल साहब को तो नहीं पता कि ये जो दोनों आ रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों तो हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। तो ये पता कैसे चला उनको कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है? ये पता करने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया था बेटा। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, देखो, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट, ये तीनों का उन्होंने क्रॉस कराया एक एक करके फॉर्म द F2 विद द डॉर्फ प्लांट, एक रेसेसिव डॉर्फ प्लांट के साथ, इसके साथ उसका क्रॉस कराया। दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, रेसेसिव इंडिविजुअल के साथ हम क्रॉस कराते हैं, फिर हमें क्या मिलता है, देखो, जब आप ये चीज करते हो तो आपको क्या मिलता है, देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिलता है
आप यहाँ पे देख भी रहे हो, दिस इज होमोजाइगस रेसिड्यू स्मॉल टी या स्मॉल डब्ल्यू और दिस इज होमो, इसका हम यहाँ पे हमें इसके अलीस मिल गए हैं, सही बात है। अब देखो क्या होता है, इसका क्रॉस हम कर रहे हैं डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है। डोमिनेंट हमारे पास दो ऑप्शन है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, यार सही बात है। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर आपको सभी के सभी इस केस में वॉयलेट इज द डोमिनेंट वन, अगर सभी के सभी वॉयलेट अगर मिले तो आप ये कहोगे कि जिसके साथ आपने क्रॉस किया वो भाई होमोजाइगस डोमिनेंट था, इस तरीके से यहाँ पे बात होती है। ओके, इस तरीके से इसके साथ बात होती है। तो जब आप इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखते हो तो आपको ये दिखता है यहाँ पे, जब जीनोटाइपिक रेशियो देखते हो तो आपको ये दिखता है यहाँ पे कि आपको 50% व्हाइट मिले इस केस में, जहां पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के साथ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के साथ इसका क्रॉस किया गया है, रेसेसिव प्लांट का जब क्रॉस किया गया है इसके साथ, तो हमें ये दिखाई दिया कि 50% हमें वॉयलेट मिले, 50% व्हाइट मिले, सही बात है, दैट इज 1:1। और जीनोटाइप भी सेम है, 50% कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, 50% स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। सो बेसिकली जो क्रक्स निकल के ये आ रहा है, आपको याद ये रखना है, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत हो, टेंशन मत लो, आपको सिंपली इतना याद रखना है यहाँ पे, सिंपल सी बात कि भाई साहब जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो सेम होता है इन केस ऑफ टेस्ट क्रॉस, बस। दूसरा एमसीक्यू जो बनता है कि उन्होंने टेस्ट क्रॉस क्यों किया, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द F2 जनरेशन, जो टॉल ने उनको मिल रहा था उसका टेस्ट करने के लिए कि वो कौन सा जीनोटाइप है उसका, किसके साथ किया है, रेसेसिव इंडिविजुअल के साथ। तो इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, टेस्ट क्रॉस पे 3 ही एमसीक्यू बनते हैं। एक एमसीक्यू जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशियो इससे, दूसरा एमसीक्यू रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया, तीसरा क्यों किया, ये बात आपको पता होनी चाहिए, सही बात है बेटा। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको एक क्रॉस दिया जाए, आपको एक क्रॉस दिया जाए कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी को हम स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो दिस इज अ टेस्ट क्रॉस, क्योंकि ये रेसेसिव है ना, तो रेसेसिव के साथ क्रॉस कर रहे हो होमोजाइगस रेसेसिव के साथ, तो भाई साहब मतलब रेसेसिव होमोजाइगस, तो ये भाई यहाँ पे बात होगी कि टेस्ट क्रॉस है, ये पहचानते हुए आपको आना चाहिए, ध्यान से देखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है बेटा, देखो अब क्या हुआ यार कि लोगों को कुछ कुछ जगह पे अलग, आप ये कह सकते हो कि अलग बिहेवियर्स दिखाई दिए इन जीन्स के। देखो व्हेन द एक्सपेरिमेंट, बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, व्हेन द एक्सपेरिमेंट ऑन अ पीस वेयर रिपीटेड ऑन अ डॉग और फ्लावर के ऊपर जब हमने इस बात की, so it was found that sometimes the F1 had the phenotype that did not resemble either of the two parents and was in the between of the two। जैसे अभी हमने कहा कि जैसे डॉग फ्लावर के केस में यहाँ पे इनको ये दिखा कि यहाँ पे जो हमें फ्लावर मिल रहा है वो ना ही रेड मिल रहा है ना ही व्हाइट मिल रहा है, दोनों का मिला कि भाई एक तरीके से पिंक मिल रहा है। तो पिंक मतलब क्या कि ये व्हाइट के साथ भी रिसेंबल नहीं कर रहा है, ये पिंक के साथ भी रिसेंबल नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस विच इन विच द प्रोजेनी डू नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ इट्स पेरेंट, दोनों के जैसे नहीं दिख रहा, एक पेरेंट रेड था एक पेरेंट व्हाइट था, दोनों के जैसे दिख रहा है, पिंक कलर का फ्लावर आ रहा है प्रोजेनी को, दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम कह रहे हैं कि भाई रेड भी डोमिनेंट नहीं व्हाइट भी डोमिनेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक बच्चे जो है ना, ये सेकंड एग्जांपल यहाँ पे मिस कर जाते हैं। देखो जैसे अभी मैंने बात की यहाँ पे रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर की, स्नैप डॉग फ्लावर की बारे में बात हो रही है, स्नैपड्रैगन की, तो यहाँ पे दोनों का क्रॉस किया रेड और व्हाइट। मेंडल का ये कहना था कि F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिलती है ये दोनों में से किसी एक के पेरेंट के जैसे दिखेगी, लेकिन यहाँ पे हमें तो ये पिंक कलर का मिला, तो भाई साहब ये तो इसके जैसे भी नहीं इसके जैसे भी नहीं है, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। रेड भी डोमिनेंट नहीं व्हाइट भी डोमिनेंट नहीं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। और कौन सी जगह है जहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता है, देखो अनदर एग्जांपल ऑफ, ये इसको छोड़ देते हैं बच्चे, बी केयरफुल। अनदर एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज स्टार्च ग्रेन साइज, दिया है एनसीईआरटी ने। ओके मतलब यहां पे क्या होता है यार, देखो कैपिटल बी अगर है दैट इज इट इज अ राउंड लार्ज सीड, राउंड कलर की लार्ज सीड। स्मॉल बी है तो स्मॉल रिंकल्ड सीड, और स्मॉल बी कैपिटल बी दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी, ये है हेट्रोजाइगस। तो यहां पे हमें मिलता है राउंड सीड इंटरमीडिएट से, यहां पे भी राउंड ही मिला, सही बात है, लेकिन उसकी साइज छोटी है। तो ध्यान से देखो, अगर हम स्टार्च सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं तो इसके पास स्टार्च कम है कैपिटल बी स्मॉल बी के बाद, इसलिए उसकी साइज छोटी है लेकिन है शेप राउंड ही, सही बात है। तो यहां पे ये भी एक एग्जांपल है जिसको भूलना नहीं है कि स्टार्च ग्रेन साइज और स्नैप ड्रैगन प्लांट ये दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, सिंपल। एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना कि यहां पे भी जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो सेम है,
यहां पे भी आपको रेड पिंक व्हाइट का जो फिनोटाइपिक रेशियो मिल रहा है 1:2:1 और इसका जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो इसका भी सेम है, टेस्ट क्रॉस में भी सेम था। सिंपल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हुआ। उसके एग्जांपल कौन है? स्नैपड्रैगन फ्लावर, स्टार्च ग्रेन साइज और जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो सेम है। खत्म बात। बात कर रहे कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस मतलब क्या भाई? ए भी डोमिनेंट, ए बी डोमिनेंट। देखो इन दिस केस, इन द केस ऑफ कोडोमिनेंट द F1 जनरेशन रिसेंबल्स बोथ द पेरेंट। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 जनरेशन डू नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, यहाँ पे F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ ऑफ द पेरेंट। ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I। ABO ब्लड ग्रुप शोज द मल्टीपल अलील। यहाँ पे जनरली हमें दो ही अलील दिखाई देते हैं किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन यहां पे बात हो रही है कि देयर आर मोर देन, इन सम केसेस मोर देन 2 अलील कंट्रोल्स वन पेक्यूलर फीचर। इंडिविजुअल में दो ही दिखेंगे, पॉपुलेशन में मल्टीपल अलील आपको दिखाई देंगे, जिसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। द जीन आई हैज 3 अलील, IA, IB एंड IO। यहां पे IA और IB ये दोनों डोमिनेंट हैं एज कंपेयर टू IO। When the IA and IB are present together, they both express their own type of sugar। IA भी शुगर बनाएगा, IB भी शुगर बनाएगा, और हमें जो ब्लड ग्रुप दिखाई देगा अगर दोनों प्रेजेंट है तो AB रहेगा। Based on this combination, there are 6 different combination of these 3 alleles that are possible। MCQ पूछा जाता है, यहाँ पे 7 दिए है क्योंकि यहाँ पे एक रिपीट हो रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आ जाते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन। तो मल्टीपल अलील में AB ब्लड ग्रुप ये डोमिनेंस का एग्जांपल है बेटा, बी केयरफुल, यहाँ पे एग्जामिनर खेल जाएगा। AB ब्लड ग्रुप ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। सिर्फ यही इसमें से AB ही कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, बाकी का तो डोमिनेंस का एग्जांपल है। ये बात प्लीज याद रखना। सो AB ब्लड ग्रुप ही को मतलब यहाँ पे कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कराए, वो कोडोमिनेंस का एग्जांपल नहीं है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। मेंडेल परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस वेयर ही क्रॉस पी प्लांट्स दैट डिफर्ड इन 2 कैरेक्टर। यहाँ पे मेंडेल साहब ने क्या किया था? ये परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इस बार उन्होंने 2 कैरेक्टर साथ में लेके कंसीडर करके क्रॉस करने चाहा। तो सीड विथ येलो कलर राउंड शेप, 2 कैरेक्टर होगी, येलो कलर राउंड शेप, इट इज कॉल्ड एज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। इट इज क्रॉस विद द सीड्स ऑफ अ ग्रीन कलर रिंकल शेप। सही बात है। द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रेगेटेड इन 3:1 रेशियो। ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मोनोहाइब्रिड में मिला वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है, 3:1 रेशियो मिला। राउंड एंड रिंकल सीड शेप आल्सो सेग्रेगेटेड 3:1 रेशियो जस्ट लाइक इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये बात हो रही है। मतलब भाई 2 कैरेक्टर भी आप यहाँ पे कंसीडर करते हो तो रेशियो 3:1 का ही मिल रहा है। बेसिकली बात ये हो रही है कि यहाँ पे ये जो कलर को कंट्रोल करने वाला जो जीन है और शेप को कंट्रोल करने वाला जो जीन है, दोनों के साथ इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। ये बात यहाँ पे मेंडेल साहब कहना चाह रहे हैं। सो पुनेट स्क्वायर का कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया ब्रिटिश साइंटिस्ट के द्वारा। ब्रिटिश भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में। द पुनेट स्क्वायर कंसेप्ट गिवन बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट, हिज नेम वाज पुनेट। मिस्टर पुनेट साहब ने ये दिया था। सही बात है। तो यहां पे हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस लेके यही बात पता चल रही है कि देयर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो क्या होता है। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट व्हेन 2 पेयर ऑफ अ ट्रेट, अभी हमने 2 पेयर लिए थे, राइट, शेप और कलर, आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of one pair of a character is independent of the other pair of a character. This is called law of independent assortment. एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस लॉ को प्रूव नहीं कर सकते। ये एमसीक्यू बनता है यहाँ पे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ये भी एमसीक्यू आपको बनता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही है कि भाई शेप, जो सीड का जो शेप है और सीड का जो कलर है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। सीड का शेप सीड के कलर के साथ कोई भी यहाँ पे मिक्सिंग नहीं करेगा। ये बात यहाँ पे होती है। सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंडेल्स वर्क रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। व्हाई? क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ कि उनके काम को हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया? मेंडेल पब्लिश हिज वर्क इन 1865 में उन्होंने पब्लिश कर लिया था। तो क्यों लोगों को तभी के तभी इसके बारे में पता नहीं चला? बिकॉज द कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। मेंडेल सेड द जीन आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। ओके, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने कहा कि ब्लेंडिंग नहीं होता है। The pair of alleles which did not blend with each other. This idea was not accepted by majority as continuous variations seen in nature. यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ब्लेंडिंग नहीं होता है। किसी टॉल को अगर किसी स्मॉल टी के साथ आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलता है तो एक तो टॉल ही होगा या डॉर्फ ही होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि इंटरमीडिएट साइड का बन रहा है, लेकिन नेचर में तो बनते हैं।
राइट। नेचर में तो बनते, ऐसे थोड़ी होता है कि हम सब लोग एक तो टॉल है, नहीं तो हम सब लोग एकदम डॉर्फ है, ऐसा हमारे केस में तो नहीं है। तो लोगों ने इनकी बात को नहीं माना। ही यूज मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, लोगों ने कहा कि भाई मैथमेटिक्स का यूज करो, दिस इज बायोलॉजी, हम नहीं मानते आपकी बात को। मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट। मेंडल साहब ने कहा कि इस पी प्लांट के पास कोई फैक्टर तो है, मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन है। वो जीन के बारे में बात कर रहे थे। अब जीन ऐसे थोड़ी दिखा सकते कि ये देखो जीन, ऐसे थोड़ी होता है। ओके, ये बात हो रही है यहाँ पे, तो नहीं दिखा पाए वो, सही बात है। इन 1900 3 साइंटिस्ट, ये बात है ना बेटा, जब आप इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करते हो तो खुद पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है। देखो क्या हुआ 1900, उनकी डेथ के बाद 1865 में रिजल्ट पब्लिश हुआ है। मतलब लगभग कितने साल करो, 25 साल हो गए, राइट। 35 ईयर्स के बाद in 1900 3 scientists De Vries, Correns and Schemar independently rediscovered the Mendel's results on the inheritance of a character। उन्होंने इंडिपेंडेंटली रिसर्च किया, पता चला मेंडेल साहब 35 साल पहले सच बोल रहे थे। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उनके काम को रीडिस्कवर किया गया, लोगों के सामने लाया गया कि मेंडेल साहब सही थे। What is the chromosomal theory of inheritance? The chromosomal theory of inheritance is given by Sutton and Bohri। ओके, ये थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी स्टेट्स द क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ अ जीन। यहाँ पे ये थ्योरी कहती है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। इट करेक्टली एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म अंडरलाइंग द लॉज ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस बाय आइडेंटिफाइंग द क्रोमोसोम विद द पेयर्ड फैक्टर रिक्वायर्ड बाय द मेंडेल्स लॉ। और इसी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया यहाँ पे थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने हमें क्या बताया? उन्होंने हमें बताया कि ड्रोसोफिला का ही पहले यूज किया, क्यों किया वो देखते, फिर क्या बताया वो देखते। सो ड्रोसोफिला का उन्होंने यूज किया, तो देखो यहाँ पे क्यों यूज किया ड्रोसोफिला का, वो जो मक्खी है छोटी सी, बिकॉज इट कुड बी ग्रोन ऑन अ सिंपल मीडियम इन अ लेबोरेटरी। इट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2, बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल है, तो अपन अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। सही बात है, एक लार्ज प्रोजेनी आपको चाहिए, ऐसे नहीं कि एक दो बच्चे ही हो रहे। क्लियरली डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स, आराम से सेक्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बाहर से देखिए। वेरिएशन दैट कैन बी सीन इजीली विद द माइक्रोस्कोप, इनके वेरिएशन भी आप स्टडी कर सकते हो, तो इसको स्टडी करना आसान है। तो ड्रोसोफिला के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उनको क्या मिला। सो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, देखो उनको क्या मिला यहाँ पे। व्हेन मॉर्गन परफॉर्म द डायहाइब्रिड क्रॉस, हिज F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:3:1। सो यहाँ पे मॉर्गन ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस किया तो ही वाज एक्सपेक्टिंग द रेशियो 9:3:3:1, जो कि मेंडल साहब को मिला था, लेकिन इनको तो नहीं मिला। ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इन्होंने कहा कि अरे मेंडल साहब ने तो बताया था कि दो जीन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, मेरे इसमें तो नहीं हो रहे, मक्खी की इसमें। Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe the physical association of gene and chromosome। यहाँ पे ये बात हो रही है कि यहाँ पे जो दो जीन है साथ में जा रहे हैं, क्यों इंडिपेंडेंटली नहीं जा रहे? क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड लिंक है, बहुत ज्यादा क्लोजली एक दूसरे के साथ वो लिंक है। This is called as a linkage. This is called as a linkage. He's coined the term linkage to describe the physical association of gene on a chromosome। टाइटली लिंक जीन शोज वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। जो टाइटली लिंक जीन है ये साथ में ही ट्रैवल करते हैं। ओके, और ये दो सेपरेट है, तो ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन ये भाई सेपरेट हो जाएगा, वाई और एम सेपरेट हो जाएंगे। यही बात हो रही है यहाँ पे। तो एक एमसीक्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये थ्योरी पूरी मतलब जानना तो अच्छी ही बात है, आपको आना सब कुछ चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये दिक्कत जा रही है, नहीं समझ में आ रहा है, मैंने भी C3 सीरीज में 3-3 घंटे के लेक्चर्स ऑलरेडी है बेटा। अगर आपको फिर भी समझ में दिक्कत जा रही है तो इतना याद रखो कि टाइटली लिंक जीन शोज वेरी लो कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन। जो जीन बहुत ज्यादा टाइटली लिंक है वो रिकम्बाइन नहीं होंगे, नया कुछ नहीं बनाएंगे, साथ में चले जाएंगे। सही है। सो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन केस ऑफ टाइटली लिंक जीन, व्हाइल लूजली लिंक जीन शोज हायर रिकॉम्बिनेशन। अब भाई अल्फ्रेड नाम के जो उनके स्टूडेंट है मॉर्गन साहब के, ही यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर। अब इन्होंने कहा कि जब आप इसका क्रॉस करते हो तो आपको कितने % रिकॉम्बिनेट्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि हम ये कहेंगे कि भाई वाई और डब्ल्यू में उतना डिस्टेंस है, सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। तो देखो अल्फ्रेड यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। सो एक एमसीक्यू क्या बना कि इनके रिकॉम्बिनेशन के कितने रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या? नए रिकॉम्बिनेंट बना जो
जीन का कॉम्बिनेशन आपके पेरेंट्स के पास है, वो छोड़ के आपके पास कौन सा बन रहा है कॉम्बिनेशन, उसे कहते हैं हम रिकॉम्बिनेंट्स। सही बात। तो कितने रिकॉम्बिनेंट्स बने उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पे हमें ये बताया कि भाई y और w में इतना डिस्टेंस होगा, y और m में इतना डिस्टेंस होगा। सिंपल। सही बात है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी के लिए उन्होंने मतलब डिस्टेंस के लिए उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज किया। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको मत भूलना, इसको मत भूलना। बात करते हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडल डिस्क्राइब द ट्रेस एज हैविंग डिस्टिंक्ट फॉर्म, दैट इज टॉल एंड डॉर्फ। मेंडल साहब ने कहा कि इंडिविजुअल एक तो टॉल होता है, नहीं तो ये डॉर्फ होता है, लेकिन बट देयर आर मेनी ट्रेट्स which are not so distinct in their occurrence and have spread across a gradient, जैसे कि हमारी हाइट, हमारी स्किन। भाई ऐसा तो नहीं होता कि हमारे में एक तो टॉल ही है एक तो डॉर्फ, ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो कहा था उन्होंने ये गलत साबित हुआ। सही बात है ना यार। देखो बायोलॉजी है, यहाँ पे 1+1=2 वाला काम नहीं चलता, यहाँ पे चीजें बदलती है, बायोलॉजी चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पे बट देयर आर, ये तो बात होगी, सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स एंड दस कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो ये जो हाइट वाला जो जीन है, इसको कंट्रोल करने वाले अलग 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 जीन्स है, जिसके बाद ज्यादा जीन्स रहेंगे उसकी हाइट और ज्यादा रहेगी। ये बात है, दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जहां पे किसी एक ट्रेट को मोर 3 से ज्यादा एलील कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Now let's talk about the pleiotropy. Pleiotropy मतलब क्या? In general, one gene controls a single phenotype. Normally क्या होता है यार कि एक जीन एक phenotype को कंट्रोल करता है, but in some instances a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. यहाँ पे सिंगल जीन है, यहाँ पे सिंगल जीन है जो मल्टीपल एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द प्लियोट्रोपी। सही बात है, एक जीन मल्टीपल फीचर, दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी, राइट। एक ही ट्रेट बहुत सारे जीन कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दोनों में डिफरेंस याद रखना, प्लियोट्रोपी पॉलीजेनिक में कंफ्यूज मत होना। पॉलीजेनिक का मतलब ही है, पॉली मतलब कई सारे जीन्स, कई सारे जीन किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सही बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। एक्सवाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सिंपल सा आपको पता है ये चीज, ह्यूमंस और ड्रोसोफिलिया में होता है। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जहां पे मेल हेटेरोगैमस है, ये हमें इंसेक्स में दिखाई देता है कि मेल XO यहाँ पे गमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फीमेल XX प्रोवाइड कर रहे हैं। ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमें बर्ड्स में मिलती है, जहां पे फीमेल हेटेरोजाइगस है, मेल ZZ है, फीमेल ZW है, जहां पे फीमेल के गमेट डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या होगा, बट मेल होगा कि फीमेल होगा। सिंपल। द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज बाय द एक मिनट। The nuclear structure was first observed in 50% of the insect sperm after spermatogenesis, called as a एक्स बॉडी। सो हेनकिंग ने हमें एक्स बॉडी के बारे में बताया, एक सिंपल से लाइन एनसीईआरटी ने बीच में यहाँ पे डाल दी, उसे भी हमने नोट कर लिया है, राइट। छोड़ना कुछ नहीं बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेक्स डिटरमिनेशन हनी बी। हनी बी में कौन डिटरमाइन करता है सेक्स? इन हनी बी मेल और फीमेल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव्स। किसके पास कितने नंबर क्रोमोसोम नंबर है, जैसे किसी के पास 16 क्रोमोसोम है तो वो मेल है, किसी के पास 32 क्रोमोसोम है तो फीमेल है। क्रोमोसोम का नंबर डिटरमाइन कर रहा है कि आप मेल होगे कि फीमेल होगे। दिस हैपेंस इन केस ऑफ हनी बी। बिल्कुल सही बात है। दिस इज अ हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन। सही बात है, दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन। इसी के बारे में एनसीईआरटी ने सेल डिवीजन चैप्टर में एक लाइन दी है कि जनरली भाई मियोसिस जो है, जनरली मियोसिस जो है ये डिप्लॉइड सेल में होता है, लेकिन यहाँ पे हमें अलग चीज दिखाई देती है। एक काम करेंगे उसके बारे में मैं सेल डिवीजन में ही बात करूंगा, अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ इतना याद रखना कि हनी बी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके पास है वो डिटरमाइन करता है कि मेल होगे कि फीमेल होगी। सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर। नाउ द डिसऑर्डर दैट आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग एज पर मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आर कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस ये एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है। व्हाट आर द ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज? सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। बेटा ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पता होना ही होना चाहिए कि एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज कौन से है। कलर ब्लाइंडनेस इज द एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज वेयर द अफेक्टेड इंडिविजुअल फेल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड द ग्रीन कलर। सही बात है। हीमोफीलिया भी एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है, जहां पे हीमो मतलब ब्लड का, भाई यहाँ पे लोचा हो गया, प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ अ ब्लड इज अफेक्टेड, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग यहाँ पे हो जाता है। सही बात है। नाउ यहाँ पे बच्चे बाकी भी याद करते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी,
वो इंसेटी ने नहीं दिया इसलिए मैंने स्किप किया। सिकल सेल एनीमिया ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जहां पे किसी के पास हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन ए अगर कॉम्बिनेशन है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। किसी के पास हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस दैट इज एक अलील भाई यहाँ पे रेसेसिव है तो वो कैरियर ऑफ डिसीज कहलाते हैं हम। वो खुद तो डिसीज नहीं होगा उसको, लेकिन वो दूसरे जनरेशन में लेके जाएगा इंफॉर्मेशन। सही बात है। हीमोग्लोबिन एस और हीमोग्लोबिन इसके दोनों अलील सिकल शेप के हैं तो इसे सिकल सेल एनीमिया होगा। इसमें क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन at the sixth position of a beta globin chain of a hemoglobin molecule. This result due to the single base substitution at the sixth codon of the beta globin gene from GAG to GUG. बेटा इसकी ट्रिक में बता दूंगा। सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामाइन गोज, वैलिन वेलकम्स, ग्लूटामाइन चला जाता है, वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिकल शेप के आरबीसी बनना शुरू हो जाते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया यहाँ पे क्या है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज वेयर द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनिलैलानाइन इनटू टायरोसिन। यहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसीज हुआ है उसके पास एंजाइम नहीं है, हाइड्रोक्सिल है, जिसकी वजह से फिनिलैलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से कई सारे उसमें हमें डिफिशियंसी या डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं। सही बात है। ओके भाई साहब देखो, सिंपल सिंपल सिंपल। अब बढ़ते आगे बेटा, छोड़ना कुछ नहीं है, यहाँ छोड़ना कुछ नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थैलेसीमिया। ओके, ये थोड़ा स्लो क्यों हो रहा है यार? हाँ एक मिनट बेटा। अच्छा बेटा, हाँ अभी उसको ऑक्सीजन लगा दिया ना, अब चलेगा, अब चलेगा, अब चलेगा, अब चलेगा। देखो सही बात है। थैलेसीमिया, हमने सिकल से एनीमिया देख लिया, बात करें थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज जहां पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 60 और क्रोमोसोम नंबर 11 इस पर्टिकुलर डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो कैसे, क्रोमोसोम नंबर 16 जहां पे 4 अलील इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन मिलकर आपका पता है हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा चेन्स होती है, जहां पे अल्फा को बनाने के लिए 4 अलील लगते हैं, बीटा ग्लोबिन को बनाने के लिए 2 अलील लगती है। इन अल्फा थैलेसीमिया द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। ये बात इंपॉर्टेंट है। अल्फा थैलेसीमिया एक ऐसा डिसीज है जहां पे अल्फा चेन नहीं बन रही है। बीटा थैलेसीमिया ऐसा डिसीज है जहां पे बीटा चेन नहीं बन रही है। बीटा चेन को कौन बनाता है, क्रोमोसोम नंबर 11, और अल्फा चेन को कौन बनाता है, क्रोमोसोम नंबर 16। नाउ अब ऐसा क्यों हुआ, इट ऑकर्स ड्यू टू डिलीशन म्यूटेशन। यहां पे भी डिलीशन हुआ है, वहां पे क्या हुआ था, पॉइंट म्यूटेशन हुआ था, सब्स्टिट्यूशन हुआ था। यहां पे क्या हुआ देखो, यहां पे थैलेसीमिया में आरबीसी की क्वांटिटी कम बनती है बेटा, वहां पे डिफेक्टिव बन रहा था, वहां पे क्वालिटी प्रॉब्लम में थी, यहां पे क्वांटिटी प्रॉब्लम में है। इन सिकल सेल एनीमिया क्वालिटी ऑफ आरबीसी इज डिफेक्टिव। सही बात है बेटा, ये बहुत बहुत डिप्स में हमने पढ़ा है, ये आपकी यहाँ पे रिवीजन चल रहा है इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूं। Now let's talk about the chromosomal disorder. Chromosomal disorder caused due to the absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. Failure of segregation of chromatin during cell division cycle results in the gain or loss of chromosome called as aneuploidy. अब जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तब यहाँ पे एनिप्लॉइडी एक चीज होती है। देखो क्या है एनिप्लॉइडी, मतलब क्या, आपके पास 46 क्रोमोसोम है, मान लो 45 हो गया एनिप्लॉइडी, मान लो 47 हो गया एनिप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी में क्या होता है, देखो गेन ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि किसी के पास 21 नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, राइट, 2 क्रोमोसोम रहेंगे आपके पास, 2 ऑटोसोम रहेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा है, दैट इज कॉल्ड एज अ डाउन सिंड्रोम, तो ये एनिप्लॉइडी होगी। किसी के पास एक्स क्रोमोसोम की कॉपी एक्स्ट्रा है, वो होता है क्लीन फिल्टर में, तो वो भी एनिप्लॉइडी है। किसी के पास एक क्रोमोसोम कम है, मान लो किसी के पास एक एक्स क्रोमोसोम कम है जो हमें दिखता है टर्नर सिंड्रोम में, तो वो भी एनिप्लॉइडी है। अब इन डिसीज को लेटर में पढ़ते हैं। Failure of cytokinesis after telophase stage of cell division results in an increase in whole set of chromosome in an organism. This phenomenon is known as polyploidy. देखो भाई, डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। देखो, प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर विद अ स्मॉल राउंड हेड एंड फरोड टंग। इसकी टंग फरोड रहती है बेटा, फरो रहता है नीचे, ओके, और यहाँ पे उसका स्टेचर शॉर्ट रहता है, कई देखे होगे आपने। पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। नॉर्मल में हमें क्या दिखाई देता है, ऐसी पाम क्रीज दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पास पाम क्रीज सिंगल ही होती है। इसके पास हार्ट डिफेक्ट होता है, डायग्राम में दिया है हार्ट डिफेक्ट होता है, प्लीज नोट दिस डाउन, और ये मेंटली रिटार्डेड भी होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी। क्लीन फिल्टर, क्लीन में क्या आ रहा है, लाइन आ रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई ये दिन भर लाइन खींचते हुए रहता है,
किसकी लाइन? एक्स की लाइन. सो इट इज कॉल्ड द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू कैरियोटाइप ऑफ 47 दैट इज एक्स एक्स वाई. नॉर्मल तो एक्स वाई मिलना चाहिए था, लेकिन इसके पास एक एक्स एक्स्ट्रा है. यहाँ पे एक्स इसके पास एक्स्ट्रा आ गया तो क्या होता है? मस्कुलाइन विद अ फेमाइन डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट. ये लड़का है लेकिन उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है. सच इंडिविजुअल स्टराइल, स्टराइल भी होता है बेटा, प्लीज नोट दिस डाउन. सही बात है. ओके. टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम के बारे में देखो क्या होता है. इट इज कॉल्ड ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. एक लड़की है लेकिन उसमें एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है. इट इज अ स्टराइल फीमेल. यस, सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर इसमें नहीं दिखाई देंगे. दिस इज कॉल्ड एज द टर्नर सिंड्रोम. तो इसका भी ट्रिक मैंने बताई थी. टर्नर्स टर्न्स डाउन एक्स. सही बात है, मतलब एक एक्स उसके पास कम है. क्लीन फिल्टर भाई ये दिन भर एक्स की लाइन खींचते हुए रहता है, तो इसके एक एक्स एक्स्ट्रा है. इस तरीके से आप याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होगे. सही बात है बेटा. चलो, इसके साथ ही आज के इस ब्यूटीफुल सेशन को हमने कंप्लीट कर लिया बेटा. टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. जल्दी से नोट्स को डाउनलोड करो, पढ़ाई करो, मस्त रहो, मजे करते रहो, पढ़ाई करते रहो बेटा. ओके, चलो, दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन. लव यू, टेक केयर, बाय बाय. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा. बाय बाय.